महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी की नाराजगी दूर हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और देखिए कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर हैं और अबू आसिम आजमी आज चौथी बार यहाँ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 3 बार लगातार वो यहाँ से विधायक रहे हैं। उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में उनकी बातें बन रही हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू है। हालांकि अबू आसिम आजमी ने पहले 5 सीटों की मांग की थी और कहा था कि 5 सीटें अगर नहीं मिली तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका नरम रुख है, उनका कहना है कि 2 सीटों पर जो सीटिंग सीटें हैं उस पर बात बन गई है और बाकी सीटों पर बातचीत चल रही है। अबू आसिम आजमी का कहना है कभी कभी राजनीति में एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोका जा सके। कैमरामैन संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नामांकन भरे जा रहे हैं उम्मीदवारी घोषित होने के बाद और उनमें से एक नाम है जिशान सिद्दीकी, जो कि महायुति से अजित पवार की पार्टी से बांद्रा ईस्ट से कैंडिडेट। फिलहाल आप जो काफिला देख रहे हैं, रैली देख रहे हैं, जिशान सिद्दीकी की है। बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार है और बड़ी तादाद में शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक रैली यहाँ पर जिशान सिद्दीकी द्वारा निकाली गई है। जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वही बाबा सिद्दीकी जिनके हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा शूटआउट किया गया, उनकी हत्या की गई थी। विजय सरेआम उनकी गोलियों से मर्डर किया गया था और उसके बाद जो जांच में अब तक यही कड़ी पता चल रही है कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हो सकता है। तो वही जिशान सिद्दीकी 2019 में भी ये चुनावी मैदान में थे और एक बार फिर से 2024 में इसी बांद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी से जिशान सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। इनके सामने वरुण सरदेसाई को उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा वहां पर उम्मीदवारी दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड के दौरे पे हैं। दरअसल अगले महीने होने वाले उपचुनाव को लेकर वो वहां प्रचार कर रही हैं और इस मौके पर आज वायनाड में वो 3 जगह अपनी नुक्कड़ जनसभाएं करेंगी। सबसे पहले उनकी जो कॉर्नर मीटिंग नुक्कड़ जनसभा होगी वो मीनांगड़ी में होगी, उसके बाद पनमाराम में होगी, उसके बाद पजूर थाना में होगी। दरअसल ये 3 जगह पे प्रियंका गांधी आज अलग अलग समय पर नुक्कड़ जनसभाएं करेंगी। वहीं जिस समय प्रियंका गांधी मीनांगड़ी जा रही थी तो रास्ते में लोगों ने इकट्ठा होकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वायनाड के लोग उनके प्रति अपना हार्दिक स्नेह और समर्थन व्यक्त करने के लिए रास्ते में भारी तादाद में इकट्ठे हो गए। वहीं मीनांगड़ी जाते समय ही प्रियंका गांधी ने एक 10+2 में पढ़ने वाले एक युवा दिव्यांग छात्र से मुलाकात की, जो उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों का ये मिलन जो था वाकई एक भावुक पल था और दोनों में गर्मजोशी से बातचीत हुई और विदा होने से पहले उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं उस छात्र को दी और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आने वाली परीक्षा में तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि तुम अच्छे से ये परीक्षा दो। विनय सिंह, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे और साथ ही लिखा है कि पीडीए जिंदाबाद। दरअसल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा के दौरान ये बयान दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद इस बयान पर खूब सियासत भी देखी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी। इसमें 18 महीने का वक्त लगेगा और 2026 के मध्य में जाकर ये खत्म होगा। कुल मिलाकर खास बात ये है कि अब जनगणना का चक्र बदल जाएगा। पहले दशकों की शुरुआत में ये जनगणना होता था, जैसे 1991, 2001, 2011 में जनगणना होती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से ये टला और उसके बाद अब ये 2025 में होगा। तो अगला जनगणना 2035, उसके बाद फिर 45 में जनगणना होगी। खास बात यह है कि जनगणना से पहले जिले मंडल सबकी सीमा तय करनी होती है। इसका वक्त बढ़ाकर भी दिसंबर तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जनवरी में इसकी शुरुआत होगी। जनगणना लोकसभा सीटों का परिसीमन जो होना है वो जनगणना पूरी होने के बाद होगा। परिसीमन की प्रक्रिया भी 2028 तक पूरी होने की संभावना है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है।
कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें एनडीए के तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलसी हैं और तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और इसके साथ ही एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि चिराग पासवान जो हैं वो इस बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके सांसद जरूर इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं संतोष सुमन वो इस बैठक में जरूर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पशुपति पारस के पार्टी का कोई भी सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचा है और ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें यानी उनकी पार्टी को इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी को अगर छोड़ देते, उसके अलावा चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर बीजेपी हो, तमाम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं उस बैठक में मौजूद हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जैसे जैसे दिवाली के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सियासत भी वहीं चरम पर नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को देखते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भी हमला करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अभी सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का जायजा लिया और वहां पर साफ तौर पर कहा कि पंजाब में लगातार पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन यूपी और हरियाणा जो है वो सरकारें जिम्मेदार हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदूषण को पूरी तरीके से यूपी सरकार जो है वो रोक नहीं पा रही है और यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। यानी प्रदूषण सिर्फ बहाना है, राजनीति साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक दिन के गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो साnchez के साथ किया रोड शो। इसके अलावा गुजरात को दिया दिवाली का तोहफा। उन्होंने टाटा एयरक्राफ्ट कॉमर्शियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जहां पर C295 एयरक्राफ्ट जो है वो असेंबल किए जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आधारशिला रखकर की थी और उसके बाद आज यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में भी कुछ समय गुजारा, जहां पर उन्होंने कूटनीतिक चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के लिए रवाना हो गए, जहां दोपहर 2 बजे के करीब उन्होंने भारत माता सरोवर के साथ कुछ अन्य प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 2:30 बजे के आसपास उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 4800 करोड़ रुपए से अधिक की है। ये परियोजनाएं अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिलों के नागरिकों को लाभान्वित करेगी। कैमरा भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली में अपनी वापसी की राह देख रही कांग्रेस अब दिल्ली में निकालेगी न्याय यात्रा और ये यात्रा 8 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी, जो 4 अलग अलग फेज में होगी और हर फेज में 15 से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज इस बात का ऐलान किया कि दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है और चाहे बीजेपी रही हो चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, ये इन्होंने दिल्ली के विकास को पूरी तरह से पिछाड़ दिया है। और जिस तरीके से 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त दिल्ली में इतने काम हुए थे। कांग्रेस ने कहा कि इस तमाम कामों को जो है, जो शीला जी ने विकास कार्य शुरू किए थे, वो सब ठप हो गए। अब दिल्ली जिसे झीलों का शहर बनाने के लिए कहा गया था, वो हर बरसात में पानी से लबालब होती है। जिस 24 घंटे बिजली का दावा किया जाता है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही आ गई थी। तो लिहाजा अब दिख रहा है कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही अपनी चुनावी तैयारी को शुरू कर दिया। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन की संभावनाएं तलाशती हैं, तो भी ये सवाल खड़े होंगे कि जो कांग्रेस कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी, वो कांग्रेस उस आम आदमी पार्टी के लिए क्या रुख रखती है। प्रोफेसर कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। सिख
पंथ की सबसे बड़ी संस्था एसजीपीसी का चुनाव आज अमृतसर में तेजा सिंह समुंदरी हाल में हुआ, जिसमें एसजीपीसी के सारे जो मेंबर थे वो मौजूद थे। और इसी चुनाव को लेके पिछले दिनों में जो खासतौर पर सिख राजनीति है वो पूरी तरह से गरमाई हुई थी। एक तरफ बीबी जागीर कौर अपना दावा कर रही थी, तो वहीं पर हरजिंदर सिंह धामी और श्रोमणी अकाली दल अपना दावा कर रहा था। लेकिन आज चुनाव हुआ तो उसमें हरजिंदर सिंह धामी को 107 वोट मिले, तो बीबी जागीर कौर को 33 वोट ही मिले। आज हरजिंदर सिंह धामी ने एसजीपीसी के मेंबरों को संबोधित करते हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े सवाल भी खड़े किए। वहीं पर देखना होगा कि आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी की जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को एक टुच्चा अपराधी बताया था। उन्होंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग लगातार पप्पू यादव को धमकियां दे रहे हैं। उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और साथ में उन्हें कई लोगों के माध्यम से यह सूचना भी दी जा रही है कि वो सतर्क रहें। लेकिन सबसे ज़्यादा बात तब बढ़ी जब झारखंड के रांची जेल में बंद अमन साहू गैंग के एक गुर्गे ने, जो इन दिनों मलेशिया में रहता है, मयंक, उसने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा है और इसमें सीधे तौर पे पप्पू यादव को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि ज़्यादा इधर उधर की करेंगे तो उन्हें रेस्ट ऑफ पीस करने में देर नहीं लगेगी। पप्पू यादव ने बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी और पूर्णिया के एसपी को भी खबर दी है। साथ में वो तमाम जो वॉइस मैसेज, जो रिकॉर्डेड जो उनका कॉल डिटेल्स है उसे भी दिया गया है। और फिलहाल पप्पू यादव की शिकायत में बिहार के डीजीपी आलोक राज ने पूर्णिया के एसपी को पूरे मामले की जाँच सौंपी है। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। धर्मनगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरअसल अयोध्या से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार अयोध्या में 8वां दीपोत्सव पहले से भी भव्य होगा। अयोध्या को त्रेता युग का स्वरूप दिया जा रहा है। राम की पैड़ी पर जहां लाखों दीप जलाए जाएंगे, उसको विस्तार देने का काम भी तेजी से चल रहा है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, साथ ही मठ मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। इस वर्ष 25 लाख दीपों का रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख दीप बिछाए जाएंगे और इसके लिए जगह जगह पर दीपों को बिछाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में 1 लाख दीपक मंदिर परिसर में भी जलाए जाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वावलंबन 2024 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मकसद मेक इन इंडिया से बने तमाम उपकरण का प्रदर्शन करना है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना पिछले 2 सालों से लगातार भारत में बने स्वदेशी उपकरणों को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शन करती आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। यहाँ भारत के स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरण को प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। साल भर में भारतीय नौसेना के लिए कैसे कैसे उपकरण बने और कैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, स्वावलंबन 2024 में इसकी झलक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एयर एंड सरफेस सर्विलांस, सतत से साक्षी प्रणाली, आकाशीय और पानी के नीचे का क्षेत्र, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं और भविष्य के युद्ध की रणनीति कैसी होगी, इसका भी यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इन बहादुर जवानों का यही मकसद है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इस इलाके में मौजूद हो, चुन चुन कर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि आज सुबह एक मंदिर में बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो मंदिर जब जाते हैं वहां पर
देखते हैं कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद उन्हें वहां पर आतंकी दिखते हैं। आतंकी हालांकि बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके बाद जब बच्चे वहां से निकलते हैं वो इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को देते हैं। उसके बाद अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाती है और इसी जगह पर आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए सामने दरिया के बिल्कुल अपोजिट घना जंगल है, इसके साथ है LOC का इलाका और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे थे, मंदिर में रुके थे, मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आतंकी जो है बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन समय रहते ही उन बच्चों ने आतंकियों को देख लिया। उसके बाद जो आतंकी हैं वो भागते हैं। वहां से सेना की एम्बुलेंस गुजर रही थी, उसको निशाना बनाते हैं। जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। अब जवान जो है चारों तरफ से जंगल को कार्डन कर चुके हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सुंदरबनी सेक्टर। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में मिलावटी मावा पकड़ने को लेकर कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है खाद्य विभाग की तरफ से। और आप पीछे देखेंगे तो ये जो बस है, यहाँ पर ISBC के पास जो बस है, इस बस से मावा बरामद किया गया है। 16 क्विंटल मावा है और ये मावा ग्वालियर से लाया गया था। उसकी खेप देखिए तस्वीरों में कि ये मावा यहाँ से जब्त किया गया है खाद्य विभाग की तरफ से। और अलग अलग आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑटो में रखकर ये जिसके सैंपल लिए गए थे और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम है यहाँ पर और बड़ी भारी मात्रा में ये मावा यहाँ से बरामद किया गया। इससे पहले भी 90 क्विंटल जो मिलावटी मावा है वो बरामद किया गया था। खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है और इस तरह से जो बस है वहां पर चेक कर रही है। इसी बस से ये मावा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है और बसों को चेक कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल या भिंड, मुरैना वो इलाके हैं जहां पर मावा बनता है। मावा इसके अलावा पनीर और बाकी खाद्य पदार्थ है जिनकी सप्लाई की जाती है देश के अलग अलग हिस्सों में। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा का मौका है जिसके में सबसे ज्यादा लोगों के घरों में वेजिटेबल यानी सब्जियों का प्रयोग होता है। सब्जियों के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं वो सब्जी बाजार में आने के ही बाद पता चलता है। यानी देखिए इस समय मौजूद है कोलकाता का जो सब्जी बाजार है, हावड़ा का जो सब्जी बाजार है, सभी जगहों पे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यानी टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो हो चुका है। वहीं यदि पटल की हम बात करें तो 60 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो और वहीं पे बैगन 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। यानी गाजर 100 रुपए किलो मिल रहा है। पालक का दाम 100 रुपए किलो है। 80 रुपए के नीचे लमसम कोई सब्जियों के दाम नहीं है। वहीं मूली का दाम यदि हम बात करें तो मूली 60 रुपए किलो है। धनिया पत्ता करीबन 400 रुपए किलो पहुंच चुका है। या कह सकते हैं लहसुन के जो दाम है, लहसुन के दाम 400 रुपए किलो हो चुका है। वहीं प्याज बाजारों में 65 रुपए से 70 रुपए किलो बिक रहा है। यानी फेस्टिवल का मौका है, दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के त्यौहार के मौके पे लोगों का दिवाला निकल जा रहा है। जो लोग सब्जी बाजार में पहुंच रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, लोगों का गुहार है कि सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ही सब्जियों के दाम बढ़ते रहेंगे तो हर किसी का बजट गड़बड़ा जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।